की हमारी बातचीत एआई के बारे में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई कोई जादू है। आप कुछ भी पूछते हैं और सेकंडों में एक साफ सुथरा कॉन्फिडेंट जवाब आपके सामने होता है। इतना आसान, इतना स्मूथ कि हमें शक ही नहीं होता। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल, वो जो आसानी है वो एक भ्रम है, मतलब एक बहुत खूबसूरती से बनाया गया जाल। और आज हम इसी जाल की परतें खोलने वाले हैं। हमारी चर्चा का आधार है बिगिनर्स एआई ट्रस्ट, अ क्रिटिकल गाइड नाम का एक दस्तावेज, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना क्यों एक बहुत बड़ी और कभी-कभी खतरनाक गलती हो सकती है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि एआई पर भरोसा करने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। इसकी टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या कमी है कि ये झूठ बोलता है, और जब ये झूठ असल दुनिया में आते हैं तो क्या तबाही मचा सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम इससे बचने के तरीके भी जानेंगे। चलिए इस सब को खोल के समझते हैं। तो सबसे पहले उस मनोवैज्ञानिक जाल की बात करते हैं। हम इंसान एआई पर इतनी आसानी से भरोसा कर ही क्यों लेते हैं? यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे कॉम्पिटेंस पैराडॉक्स या क्षमता का विरोधाभास कहते हैं। ये एक अजीब बात है ना? कोई चीज इस्तेमाल करने में जितनी आसान लगती है, हम उसे उतना ही कम समझते हैं। एआई का इंटरफेस इतना स्लिक है कि हमें लगता है हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि असलियत में हमें पता ही नहीं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस भरोसे के पीछे ना कई मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं। पहला है इंटरफेस फ्लुएंसी। जब कोई एआई सिस्टम हमें तेजी से, बिना रोके, एकदम धारा प्रवाह में जवाब देता है, हाँ, फटाफट, तो हमारा दिमाग एक शॉर्टकट लेता है। उसे लगता है कि जो चीज इतनी तेजी से आई है वो सही ही होगी। हम स्पीड को सटीकता मान बैठते हैं। और हम एआई से बात भी तो ऐसे करते हैं जैसे वो कोई इंसान हो। मुझे खुद याद है, मैं कभी-कभी चैट जीपीटी को प्लीज और थैंक यू बोल देता हूँ। और आप अकेले नहीं हैं। यही दूसरा कारण है जिसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। हम मशीनों पर इंसानी गुण डाल देते हैं। हमें लगता है कि वो समझ रही है, उसके इरादे हैं, जबकि वो सिर्फ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न मैचिंग मशीन है। और इससे हम भावनात्मक रूप से हेरफेर के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा है ऑटोमेशन बायस, यानी जब हमारे पास एक इंसानी सलाह और एक मशीन की सलाह हो, तो हम मशीन की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा बुरा होता है? एक कैलकुलेटर भी तो हमारा सोचने का काम आसान करता है, हम उस पर भी तो भरोसा करते हैं। तो एआई के साथ ये इतना खतरनाक क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क ये है कि कैलकुलेटर एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है। आप 2+2 डालेंगे तो वह हमेशा 4 ही देगा। उसका एक ही सही जवाब है ना? हाँ। लेकिन एआई, खासकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जेनरेटिव होते हैं। वो जवाब कैलकुलेट नहीं करते, वो जवाब बनाते हैं। और यहीं पर एक और जाल है जिसे कहते हैं एक्सप्लेनेटरी डिपेंडेंस। हम किसी फैसले के पीछे के क्यों को समझने का काम मशीन पर छोड़ देते हैं। हमारी अपनी तर्क करने की क्षमता वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हम टूल का इस्तेमाल करना तो सीख जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि सोचना कैसे है। ये मनोवैज्ञानिक पहलू वाकई डरावना है, क्योंकि लगता है कि गलती सिर्फ हमारी है, हमारे दिमाग की है। लेकिन क्या कहानी का दूसरा पहलू भी है? क्या मशीन खुद भी दूध की धुली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमें एआई की तकनीक की सबसे बड़ी सच्चाई को समझना होगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स सच और झूठ में फर्क कर ही नहीं सकते। उनके डिजाइन में, मतलब सच झूठ की कोई जगह ही नहीं है। वो ज्ञान के आधार पे काम नहीं करते। वो सिर्फ एक चीज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। प्रोबेबिलिटी का गेम? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो सिर्फ ये अनुमान लगाते हैं कि आपके दिए गए शब्दों के बाद अगला शब्द कौन सा आने का चांस सबसे ज्यादा है। उनके पास अरबों खरबों शब्दों का डेटा है और वो बस उस डेटा में पैटर्न ढूंढकर अगला शब्द चुनते हैं। वो जानते नहीं हैं कि बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो बस ये जानते हैं कि बराक ओबामा शब्दों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति शब्द आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर एआई सिर्फ अगला शब्द गैस कर रहा है तो फिर ये पूरी की पूरी झूठी कहानियां, नकली फैक्ट्स, ये सब कहां से कर लेता है? इस चीज के लिए कोई शब्द है क्या? बिल्कुल है, और वो शब्द है हैलुसिनेशन। जब एआई ऐसी जानकारी बनाता है जो सुनने में तो एकदम सही और विश्वसनीय लगती है, लेकिन असल में
तथ्यात्मक रूप से गलत या प्रसंग से पूरी तरह बाहर होती है, उसे तकनीकी भाषा में हैलुसिनेशन कहते हैं। अच्छा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई बग या गलती नहीं है, ये सिस्टम के डिज़ाइन का एक स्वाभाविक नतीजा है। सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो ये हैलुसिनेशन भी अलग अलग तरह के होते होंगे? हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के। पहला है फैक्चुअलिटी हैलुसिनेशन। ये तब होता है जब एआई का जवाब असल दुनिया के तथ्यों से मेल नहीं खाता। इसमें भी 2 फ्लेवर हैं। एक है फैक्चुअल इनकंसिस्टेंसी, जहां एआई असली कॉन्सेप्ट्स को गलत तरीके से मिला देता है, और दूसरा ज्यादा खतरनाक है फैक्चुअल फैब्रिकेशन, जहां एआई पूरी तरह से नई मनगढ़ंत जानकारी बना देता है, जैसे कोई ऐसा युद्ध बता देना जो कभी हुआ ही नहीं। अरे बाप रे। या किसी वैज्ञानिक के नाम से कोई ऐसी खोज बता देना जो उसने कभी की ही नहीं। और दूसरी तरह का हैलुसिनेशन, उसे कहते हैं फेथफुलनेस हैल्यूसिनेशन। ये तब होता है जब एआई आपके दिए गए निर्देशों या संदर्भ का ही पालन नहीं करता। जैसे आपने उसे 200 शब्दों का निबंध लिखने को कहा और वो 500 शब्दों का लिख दे। ये इंस्ट्रक्शन इनकंसिस्टेंसी है। अच्छा, ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं उससे एक सीधी सादी 2 लाइन की ईमेल लिखने को कहता हूँ और वो एक पूरी मार्केटिंग स्पीच तैयार कर देता है। बिल्कुल। और इसका एक और रूप है लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी, यानी अपनी ही बात को काटना। जैसे एक ही पैराग्राफ में पहले कहना कि स्टेप ए जरूरी है और 2 लाइन बाद कहना कि स्टेप ए को करना असंभव है। ये दिखाता है कि एआई के पास कोई वास्तविक समझ नहीं है, वो सिर्फ शब्दों को एक साथ जोड़ रहा है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि हमारे दिमाग में क्या कमजोरी है और एआई की तकनीक में क्या खामी है। अब देखते हैं कि जब ये दोनों चीजें असल दुनिया में टकराती हैं तो तबाही कैसी होती है, क्योंकि ये सब सिर्फ थियरी नहीं है, इसके असली और गंभीर परिणाम हुए हैं। हाँ, और ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि दांव पर क्या लगा है। कानून के क्षेत्र में 2023 का माता वर्सेस एवियन का केस एक क्लासिक उदाहरण बन चुका है। 1 मिनट, मतलब उन्होंने अपना केस रिसर्च करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया? हाँ, और एआई ने बड़ी उदारता से उनकी मदद की। उसने 6 ऐसे अदालती मामले और उनके फैसले गिना दिए जो उनके केस को मजबूत बनाते थे। सिर्फ एक छोटी सी समस्या थी। क्या थी? वो सारे 6 केस पूरी तरह से नकली थे। क्या कह रहे हैं? एआई ने उन्हें हवा में से गढ़ दिया था। मतलब एआई ने पूरे के पूरे नकली केस बना दिए और वकीलों ने उन्हें बिना जांचे अदालत में पेश कर दिया। ये तो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय लेकिन सच। उन नकली केस में काल्पनिक एयरलाइंस, मनगढ़ंत कोटेशंस और नकली साइटेशन थे। जब जज ने उन केस को ढूंढने की कोशिश की तो वो कहीं नहीं मिले। अंत में अदालत ने उन वकीलों पर व्यक्तिपरक दुर्भावना यानी सब्जेक्टिव बैड फेथ के लिए $5000 का जुर्माना लगाया। इस एक केस ने पूरी कानूनी दुनिया को हिला दिया और अब कई अदालतें नियम बना रही हैं कि एआई जनित जानकारी को जमा करने से पहले उसकी पुष्टि करना अनिवार्य है। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। कानून में तो सिर्फ पैसा और प्रतिष्ठा दांव पर थी। चिकित्सा के क्षेत्र में तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। वहां तो जान दांव पर लग सकती है। निश्चित रूप से, और वहां भी ये हो रहा है। 2024 में जामा पीडियाट्रिक्स, जो एक बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है, उसमें एक स्टडी छपी। उन्होंने बच्चों से जुड़े वास्तविक मुश्किल मेडिकल केस में चैट जीपीटी की निदान की क्षमता को परखा। नतीजा चौंकाने वाला था। 80% से ज्यादा मामलों में चैट जीपीटी का निदान गलत था। 80% से ज्यादा? हाँ, कुछ मामलों में तो एआई ने जानलेवा सलाह भी दी, जैसे एक यूजर को खाने वाले नमक की जगह जहरीला केमिकल सोडियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करने की सलाह देना, या ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे मरीजों को वजन घटाने और कैलोरी गिनने जैसी हानिकारक सलाह देना जो उनकी हालत और बिगाड़ सकती थी। और इंडस्ट्री और बिजनेस की दुनिया में भी ऐसी कहानियां हैं। वहां तो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। नाइट कैपिटल ग्रुप नाम की एक फाइनेंशियल फर्म को एक ट्रेडिंग एल्गोरिदम की गलती की वजह से सिर्फ 45 मिनट में $440 मिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। Amazon को अपना एआई हायरिंग टूल बंद करना पड़ा क्योंकि वो महिला उम्मीदवारों के खिलाफ भेदभाव कर रहा था। अच्छा, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पुराने डेटा पर ट्रेन किया गया था जिसमें ज्यादातर पुरुष उम्मीदवार थे। मुझे एयर कनाडा वाला केस भी याद आ रहा है। वो तो सबसे मजेदार है। एयर कनाडा के एक चैट बॉट ने एक ग्राहक को कंपनी की एक ऐसी रिफंड पॉलिसी के बारे में बता दिया जो असल में थी ही नहीं। मतलब
चैटबॉट ने पॉलिसी बना दी? हाँ, खुद बना दी थी। जब मामला अदालत में गया तो जज ने फैसला सुनाया कि चैटबॉट कंपनी का एजेंट है और कंपनी को अपनी बनाई हुई उस काल्पनिक पॉलिसी का सम्मान करना होगा। तो कंपनी अपने ही चैटबॉट से केस हार गई। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एआई पर ज्यादा निर्भर होने लगते हैं तो हम सिर्फ गलत जानकारी का खतरा ही नहीं उठाते, बल्कि हम अपनी सोचने की क्षमता को भी दांव पर लगा देते हैं। मुझे लगता है यहीं पर कॉग्निटिव ऑफलोडिंग का आइडिया आता है। मतलब अपने दिमाग का काम किसी और से करवाना। एकदम सही। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग का मतलब है जब हम अपनी मानसिक मेहनत जैसे याद रखना, विश्लेषण करना या कोई समस्या सुलझाना किसी टेक्नोलॉजी या एल्गोरिदम पर डाल देते हैं। इसके बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं। हमारी एक्टिव रिकॉल की क्षमता कम हो जाती है। एक्टिव रिकॉल? एक्टिव रिकॉल यानी दिमाग पर जोर डालकर कोई जानकारी याद करना, जो सीखने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। एआई हमें ये मेहनत करने ही नहीं देता। ये मुझे कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है। हमारे सोर्स में एक पेन बनाम एआई पैराडॉक्स का भी जिक्र है। मुझे लगता है ये वही बात है। जो छात्र लैपटॉप पर नोट्स टाइप करते थे वो सिर्फ सुन सुनकर लिखते जाते थे, लेकिन जो हाथ से लिखते थे उन्हें पहले सुनना पड़ता था, समझना पड़ता था और फिर उसे अपने शब्दों में लिखना पड़ता था। उनका दिमाग ज्यादा काम करता था। बिल्कुल यही बात है। उस स्टडी में पाया गया कि हाथ से नोट्स लेने वाले छात्रों ने वैचारिक सवालों पर बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। टाइपिंग एक निष्क्रिय क्रिया हो सकती है, लेकिन हाथ से लिखना एक सक्रिय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। एआई के साथ भी यही होता है। हम जानकारी को प्रोसेस किए बिना स्वीकार कर लेते हैं। हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। और रचनात्मकता पर इसका क्या असर पड़ता है? लोग कहते हैं कि एआई क्रिएटिविटी बढ़ाता है। ये एक दोधारी तलवार है। एआई आपको बहुत सारे विचार तेजी से दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कॉग्निटिव फिक्सेशन को भी जन्म देता है। कॉग्निटिव फिक्सेशन? इसका मतलब है कि यूजर एआई के दिए शुरुआती सुझावों पर ही अटक जाता है। एआई एक दायरा बना देता है और हमारी अपनी मौलिक सोच उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाती। हम एआई के विचारों को बेहतर बनाने लगते हैं, न कि अपने मौलिक विचार सोचने के। कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में लोगों में एआई साइकोसिस के लक्षण भी देखे गए हैं, जहां चैटबॉट के साथ अत्यधिक बातचीत से उनकी वास्तविकता की धारणा ही बिगड़ जाती है। ठीक है, हमने एक काफी गंभीर तस्वीर पेश की है। एआई पर भरोसा करने के मनोवैज्ञानिक जाल, तकनीकी खामियां और असल दुनिया के खतरनाक नतीजे। तो सवाल यह है कि एक आम इंसान क्या करे? क्या हम इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें? हम खुद को इस अंधे भरोसे से कैसे बचा सकते हैं? इसका समाधान निष्क्रिय उपभोक्ता बनने के बजाय एक महत्वपूर्ण जिज्ञासु विचारक बनने में है। हमें ये समझना होगा कि एआई से मिली हर जानकारी पर एक अदृश्य क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और उस जानकारी को वेरीफाई करने के लिए, उसे सत्यापित करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है। एक बहुत ही प्रभावी तरीका है सिफ्ट मेथड, SIFT। सिफ्ट, इसका क्या मतलब है? ये 4 कदमों का एक फ्रेमवर्क है। स्टॉप, इन्वेस्टिगेट, फाइंड और ट्रेस। पहला और सबसे जरूरी कदम है स्टॉप। रुकें। किसी भी जानकारी पर तुरंत भरोसा करने या उसे शेयर करने से पहले एक पल के लिए रुकें। ये एक मेंटल स्पीड बम्प की तरह है। खुद से पूछें, ये जानकारी मुझे कैसा महसूस करा रही है? क्या ये मुझ में कोई तेज भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर रही है, जैसे गुस्सा या बहुत ज्यादा खुशी? अगर हाँ, तो ये गलत सूचना का एक बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें इसीलिए डिजाइन की जाती हैं। ठीक है, तो पहला कदम है जल्दबाजी ना करना, बस एक सेकंड रुकना। उसके बाद दूसरा कदम है आई इन्वेस्टिगेट द सोर्स, स्रोत की जांच करें। सिर्फ 60 सेकंड लगाकर जानकारी के मूल स्रोत के विश्वसनीयता की जांच करें। ये जानकारी कहां से आ रही है? क्या ये कोई विशेषज्ञ है? क्या इस स्रोत का कोई एजेंडा हो सकता है? ये तो जरूरी है। विकिपीडिया या गूगल न्यूज पर एक तेज खोज आपको स्रोत के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। और अगर स्रोत भरोसेमंद ना लगे या उसके बारे में कुछ पता ही ना चले तो आता है तीसरा कदम, F फाइंड बेटर कवरेज, यानी बेहतर कवरेज खोजें। देखें कि क्या दूसरे विश्वसनीय स्रोत भी यही बात कह रहे हैं। आप किसी एक डॉक्टर की दी हुई गंभीर बीमारी की खबर पर तुरंत यकीन नहीं कर लेते, आप दूसरी राय लेते हैं ना। सही बात है। यहाँ भी वही तर्क लागू होता है। अगर कई जाने माने और भरोसेमंद मीडिया आउटलेट या विशेषज्ञ एक ही दावे की पुष्टि कर रहे हैं, तो उसके सही होने की संभावना ज्यादा है। और आखिरी कदम T। आखिरी कदम है T,
ट्रेस क्लेम्स टू द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट। यह बहुत जरूरी है। अगर कोई तथ्य, कोटेशन या तस्वीर शेयर की जा रही है तो कोशिश करें कि आप उसके मूल स्रोत तक पहुंचें। अच्छा। क्या उसे संदर्भ से बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जा रहा है? एआई अक्सर जानकारी को उसके मूल स्रोत से अलग कर देता है, जिससे उसका मतलब ही बदल जाता है। हमें जानकारी के क्राइम सीन तक वापस जाना होगा। तो ये सिफ्ट मेथड सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एआई से आने वाली जानकारी के लिए एक तरह का मेंटल फायरवॉल है। स्टॉप, इन्वेस्टिगेट, फाइंड, ट्रेस। बिल्कुल। लक्ष्य ये है कि हम एक निष्क्रिय उपभोक्ता से एक सक्रिय जांचकर्ता बने। तो अगर हम आज की सारी बातों को एक साथ देखें तो ये साफ है कि एआई कोई जादुई चिराग नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली लेकिन खामियों से भरा हुआ टूल है, जिसे लगातार इंसानी निगरानी और जांच पड़ताल की सख्त जरूरत है। इसका अंधाधुंध इस्तेमाल हमारी अपनी सोचने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। बिल्कुल। हमें एक नजरिया अपनाना होगा जिसे एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी यानी ज्ञान संबंधी विनम्रता कहते हैं। यानी सीधी भाषा में कहें तो ये मानकर चलना कि मुझे सब कुछ नहीं पता और मशीन को तो बिल्कुल भी सब कुछ नहीं पता। हाँ, बिल्कुल यही। इसका मतलब है कि हम अपने ज्ञान की सीमाओं को और जिस तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सीमाओं को सक्रिय रूप से स्वीकार करें। हमें ये मानना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते और न ही हमारी मशीनें सब कुछ जानती हैं। तो अंत में ये जिम्मेदारी वापस हम इंसानों पर ही आ जाती है। हमेशा सच्चाई, सटीकता और नैतिकता की जिम्मेदारी अंततः एक मानवीय बोझ है। इसे किसी एल्गोरिदम को आउटसोर्स करना अपनी विशेषज्ञता, अपनी इंसानियत को त्यागने जैसा है। एआई हमारा एक बेहतरीन सहायक हो सकता है, लेकिन वो हमारा मालिक नहीं बन सकता। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। जब हम सोचने का काम मशीनों को सौंप देते हैं तो क्या हम उस चीज को खोने का खतरा नहीं उठाते जो हमें इंसान बनाती है?